गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे व्यवसाय प्रबंधन के इस सेकंड क्लास के अंदर। ऑनलाइन की दूसरी कक्षा है या कि पहली क्लास के अंदर मैं बात की थी कि प्रबंधन के परिचय के बारे में, कि प्रबंधन से क्या आशय है, प्रबंधन की परिभाषाओं के बारे में बात की थी, कि उसके निष्कर्ष के रूप में परिभाषाओं की बात की थी। तो उन सारी बात करने के बाद लास्ट में हमने छोड़ा था कि प्रबंधन की विशेषता और लक्षण इस क्लास के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखिए कि प्रबंधन की निष्कर्ष के रूप में हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि प्रबंधन कला विज्ञान है। ठीक है, जो अन्य लोगों से कार्य करना, लागतों को कम करना तथा संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में मानवीय सहयोग के रूप में नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक समग्र क्रियाओं में निहित होता है। ये बात हमने निष्कर्ष के रूप में हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे कि विशेषता और लक्षण को लेकर कि उसकी विशेषता क्या है। हमने परिभाषा दी थी, प्रश्न आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, उसको परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न आया। तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है? तो सबसे पहले प्रबंधन से आशय, फिर 2 से 3 विद्वानों की परिभाषाओं को लिखना है, फिर निष्कर्ष की परिभाषा को लिखना है, फिर विशेषताओं को लिखना है। इस तरह से हमें पूरा उत्तर में एग्जाम के अंदर देना है। तो आज हम विशेषताओं की बात करते हैं कि प्रबंधन की विशेषता और लक्षण। तो प्रबंधन अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है, जैसा कि परिभाषा के अंदर लिखा। अगर आप बच्चों आप परिभाषाओं को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विशेषताओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी की सारी विशेषताएं परिभाषाओं से ही ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रबंधन अन्य लोगों से कार्य करवाने की एक कला है। दूसरी बात करते हैं, प्रबंधन कार्य स्व उद्देश्य होता है। प्रबंधन का कार्य ऐसा है जिसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, चाहे किसी संस्था के अंदर प्रबंध हो, चाहे घर के अंदर प्रबंध हो, शिक्षा के अंदर प्रबंध हो, व्यवसायिक संस्थान में प्रबंध हो, उसके पीछे कोई उद्देश्य लेकर के जरूर चलता है वो संस्थान। इसलिए कभी भी प्रबंधन का कार्य निरुद्देश्य या बिना उद्देश्य या लक्ष्य विहीन नहीं होता है। इसलिए प्रबंधन का कार्य हमेशा सह उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। औपचारिक समूह में संपन्न किया जाना सहज होता है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है, प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो औपचारिक समूह में संपन्न किया जाना सहज होता है। ठीक है ना, प्रबंधन का कार्य भीड़ का प्रबंध नहीं किया जा सकता है। कल की परिभाषा के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, तो उस परिभाषा में यही कहा गया था कि प्रबंध जो है वो औपचारिक संगठन या समूह में संपन्न किया जाता है, भीड़ का प्रबंध नहीं किया जाता है। यह भी उसकी एक अच्छी विशेषता है कि औपचारिक समूह में संपन्न किया जाना सहज होता है। क्योंकि कल मैंने एक उदाहरण के तौर पे भी बताया था कि एक कार्य कोई आप भीड़ को बताओगे तो वो कार्य समय पर संपन्न नहीं हो सकता है या कुशलता के साथ संपन्न नहीं हो सकता है। वही कार्य किसी संगठन के अंदर या किसी संस्थान के अंदर अपने कार्मिकों को दिया जाता है या उनको बताया जाता है, तो वो निश्चित समय पर, तय समय पर सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक उसको संपन्न किया जा सकता है, पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रबंध एक मानवीय कार्य होता है। ठीक है, प्रबंध कैसा कार्य होता है? मानवीय कार्य होता है। पशु पक्षी प्रबंध मैनेजमेंट का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य मानव समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है जो प्रबंध का कार्य कर सकता है, मैनेजमेंट का कार्य कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य। कल मैंने बताया था कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे प्रबंधन का भी विकास होता गया, और आज वर्तमान समय में प्रबंध एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया, क्योंकि व्यवसायिक जटिलता इतनी हो गई है कि हमने व्यापार
के स्वरूप 11th क्लास के अंदर हमने बात की थी व्यापार के स्वरूपों की। उसके अंदर हमने पढ़ा था एकल व्यापार, थोक व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियां और आज वैश्विक समूह। ठीक है, आज हमारे गांव के अंदर कोई वस्तु का उत्पादन होता है तो हम उसको वैश्विक बाजारों के अंदर हम उसको सेल कर सकते हैं। तो उस दौरान तो उस सारे कार्यों में बहुत ही अच्छे कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं सृजनात्मक कार्य। नित प्रतिदिन नया सृजनात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं, नई चीजों का उत्पन्न, जैसे समय सृजन, स्थान सृजन, रूप सृजन, उपयोगिता सृजन। अब उदाहरण के रूप में बता दें कि सही समय पर सही वस्तु यथा स्थान पर सही आवश्यक वस्तु की उपलब्धि करवाना प्रबंध के माध्यम से संपन्न हो सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर हमें मेडिसिन की आवश्यकता है, लेकिन जब हमें मेडिसिन की आवश्यकता है उस समय पर मेडिसिन हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो उस मेडिसिन का हमारे लिए क्या उपयोग, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बस इसी तरह वो सही समय पर यथा समय यथा स्थान वस्तु को उपलब्ध जब करवाया जाता है वो प्रबंध के माध्यम से करवाया जाता है, कुशल प्रबंध के माध्यम से करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सृजनात्मक कार्य भी कहा है। नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। जो प्रबंधक है, देखिए कल मैंने एक बात बताई थी कि अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला को हमने क्या कहा था, प्रबंध कहा था। ठीक है, तो अन्य लोगों से कार्य करवाना, तो अन्य लोगों से कार्य करवाया कौन? जो प्रबंधक होगा। तो फिर प्रबंधक क्या करेगा? तो कल मैंने एक बात ये भी बताई थी कि प्रबंधक जो होगा वो प्रबंधक की क्या कार्य करेगा, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, ये जो कार्य है, जो प्रबंधक की कार्य है, योजनाएं बनाना, ठीक है, रूपरेखा तय करना, ठीक है, कितने उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये सारे जो काम है वो प्रबंधक की कार्य कहलाते हैं। तो प्रबंधक तो अपने कार्य की रूपरेखा बना लेता है, लेकिन उन कार्यों को धरातल पर जो संपन्न करने का कार्य होता है वो उसके सुपरवाइजर, कर्मी वो संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक अब बात आती है नेतृत्व क्षमता की। तो एक प्रबंधक के अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता होगी तो वो अपने कार्य को सही समय पर का उचित लागत पर संपन्न करवा सकता है। अपने प्रोडक्ट को अच्छे कम लागत पर उत्पादित करवाएगा तो उसकी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, उसको लाभ भी होगा। ठीक है ना, इसलिए नेतृत्व क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। फिर बात करते हैं सार्वभौमिक क्रिया। आज प्रबंध सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर ही आवश्यक नहीं, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, मतलब प्रत्येक स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। ठीक है, और जहां पर कुशल प्रबंध होगा वो उस क्षेत्र में वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा। राजनीतिक पार्टियों की बात कर लो तो राजनीतिक पार्टियां जिन पार्टियों का प्रबंध बहुत अच्छा है, कुशल प्रबंध है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ रही है, अपना जनमत बढ़ा रही है, अच्छा काम कर रही है। उसी तरह कंपनियों की बात कर लेते हैं, जो कंपनी बहुत अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है तो वो वैश्विक स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ये सारी चीजें बात आ जाती है सार्वभौमिक क्रिया। फिर बात करते हैं अदृश्य शक्ति। अब हम बात करेंगे प्रबंध दिखाई देता है क्या, उसको छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रबंध को महसूस किया जा सकता है। अब महसूस कैसे करेंगे कि जो अगर किसी संस्था के अंदर कोई भी संस्था हो, बिना प्रबंध के वो संस्था कार्य नहीं कर सकती, और जब संस्था के अंदर प्रबंध होगा, कार्य किया जाएगा, तो कुशल प्रबंध होगा तो संस्था दिन प्रतिदिन ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, आगे बढ़ेगी, नई उपक्रम, नई शाखाएं खोलेगी। तो वहां पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुशल प्रबंध विद्यमान है। यदि कोई संस्था बीमार हो गए तो उसका व्यापार दिन प्रतिदिन घट रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, उसकी एसेट्स बिक रही है, तो ऐसी
संस्था के अंदर हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वहां पर कुशल प्रबंधन का अभाव है, वो सारे लोगों तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है, योजनाओं को समय पर क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, तो वहां पर क्या होगा, तो हम उस तरह से महसूस कर सकते हैं कि वो अदृश्य शक्ति के रूप में। फिर है अधिकारों का हस्तांतरण। ठीक है, जो प्रबंधक होता है वो अपने अधीनस्थों को कुछ अधिकार भी देता है, तो जिससे उनको क्या होता है कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई प्रबंधक की विशेषता और लक्षणों की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधक के उद्देश्य को लेकर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रबंधक कार्य सह उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के प्रबंधक का कार्य नहीं किया जाता है। अब सह प्रबंधक के उद्देश्य क्या होते हैं, तो प्रबंधक के उद्देश्य हमने अध्ययन की दृष्टि से प्रबंधक के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा है: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। क्लियर बात। अब प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य प्रबंधक एक व्यवसायिक संस्थान की अगर बात करें तो व्यवसायिक संस्थान का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्राचीन समय में ये था, हमने व्यापारिक 11th क्लास में पढ़ा, और धीरे आधुनिक समय में प्रबंधक का उद्देश्य क्या हो गया, कुछ अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हुए, प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए लाभार्जन करना। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य के अंदर सबसे पहली बात आती है कि उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। क्या हो गया, उचित लागत पर उत्पाद व सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, उचित लागत पर उत्पाद व सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, फिर है उचित मूल्य पर वस्तु एवं सेवाओं का वितरण। उचित मूल्य पर वितरण। ठीक है, तीसरा उद्देश्य यहां पर हम देखेंगे कि जितने संसाधन हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है, तो उपक्रम में उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना। ठीक है, उचित पारिश्रमिक किसे देना है, जो भी संसाधन वहां पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन। ठीक है, तो उनको उचित पारिश्रमिक देना। और चौथा जो उद्देश्य है, उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। ठीक है, उचित मात्रा में लाभार्जन। समझ में आ गया। तो प्रबंधक के उद्देश्यों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। पहला प्राथमिक उद्देश्य, उचित लागत पर उत्पादन सेवाओं का उत्पादन करना, उचित मूल्य पर वितरण करना, उचित पारिश्रमिक देना। किसे देना, जो संसाधन उपलब्ध हैं या जो कार्य कर रहे हैं। और फिर चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, उचित मात्रा में लाभार्जन करना। लाभ भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक कुशल प्रबंधक के माध्यम से ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। फिर बात आती है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य का मतलब क्या होता है, वे उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा वो उलझना है। कंटेंट एक से एक को हमको जोड़ते हुए चलना है कि प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति में जो सहायक होते हैं, सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहायक उद्देश्य कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अब सहायक उद्देश्य की क्या बात करेंगे, तो सबसे पहली बात आ जाती है गुणवत्तापूर्ण। वस्तु की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उचित मूल्य पर या कम वस्तु पर सस्ता बेच दिया लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं, तो दूसरी बार कस्टमर हमारे से वो वस्तु, हमारा प्रोडक्ट
नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य की। तो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि उस उपक्रम में जो मानवीय संसाधन है उनकी संतुष्टि से लेकर, क्योंकि वहां पर प्रबंध के रूप में या कार्मिक के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होने चाहिए। जब किसी उपक्रम या किसी संस्थान का कार्मिक संतुष्ट होगा तो वो पूरे मन से वहां पे काम करेगा, और जब पूरे मन से काम करेगा तो उत्पादन अच्छा होगा, संस्था उत्तरोत्तर क्या करेगी, प्रगति करेगी। ठीक है, फिर बात आती है सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध समाज के व्यक्तियों द्वारा, समाज के उपक्रम में और समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए किया जाता है। तो इसका सामाजिक उद्देश्य ये है कि जिस समाज के अंदर कोई उपक्रम है जिसका प्रबंध किया जा रहा है, तो उस प्रबंधक का उद्देश्य होता है कि उस समाज को की उन्नति करें का ध्यान रखें, उस समाज को अच्छी से अच्छी वस्तु उचित मूल्य पर प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध कराए ताकि उनकी जीवन शैली बढ़े, उनको अच्छे ज्ञान की बात या उचित नॉलेज उस वस्तु से संबंध में, उपयोग के संबंध में प्रदान करें। तो ये सारे उद्देश्य भी, सामाजिक उद्देश्य भी प्रबंध के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रबंध के उद्देश्य को हमने 4 भागों में बांटा है, प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत और सामाजिक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रबंध के महत्व को लेकर। तो प्रबंध के महत्व में प्रतिस्पर्धा का सामना करना, पहली बात प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ठीक है, क्योंकि एक ही मार्केट के अंदर आज पूरा वैश्वीकरण हो गया है और विश्व जगत के अंदर बहुत सारी कंपनियां एक ही वस्तु को बनाती है, प्रोडक्ट को बनाती हैं। तो किस कंपनी का प्रोडक्ट उस प्रतिस्पर्धा के युग में चलेगा, जिसका कुशल प्रबंध होगा। और कुशल प्रबंध की आवश्यकता क्यों होगी, तो हमने पहले ही जगह बात कर दी है। उचित लागत पर उत्पाद होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होगा और उचित मूल्य पर सेल होगा, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट के अंदर अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर है संसाधनों का विकास करना। ठीक है, प्रबंध का दूसरा महत्व, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा लाभार्जन क्या होगा, बढ़ेगा। लाभार्जन बढ़ेगा तो नए संसाधन को हम क्या करेंगे और उपलब्ध करा सकेंगे, तो संसाधनों का विकास भी हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं संसाधनों का समुचित उपयोग। जो भी संसाधन वहां पर है उनका समुचित, वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुशलतम उपयोग करते हुए उत्पादन करना। फिर है नव प्रवर्तन है उसका उपयोग, इनोवेटिव, नए आइडिया जो है उनका उपयोग करना तथा उसको उत्पाद के रूप में, उत्पाद के अंदर प्रयोग करना, ताकि हम और कम से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को हम बना सके तथा एक समाज को, देश को हम, राष्ट्र को दे सके। फिर बात आती है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। अभी हमने एक बात की थी यहाँ पर कि अदृश्य शक्ति, तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति के रूप में कैसे होता है, अगर कुशल प्रबंध होगा तो जिस भी संगठन के अंदर प्रबंध उपस्थित होगा, कुशल प्रबंध उपस्थित होगा, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, उसको सुरक्षित रहेगा और उसके अंदर क्या होगी, उस संगठन में वृद्धि होती रहेगी। और अकुशल प्रबंध होगा तो संगठन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रबंधक का होना क्यों आवश्यक है, ये भी देश के आर्थिक विकास में कुशल प्रबंध होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का भी क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फिर है विभिन्न रुचि समूह में समन्वय। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रुचि के लोग रहते हैं, तो कौन क्या पसंद करता है, उसको क्या आवश्यकता है, तो उन सभी के बीच में जो सामंजस्यता, तालमेल जो बिठाया जाता है वो सिर्फ प्रबंध के माध्यम से बिठाया जाता है। ठीक है, फिर है समाज के अंदर स्थिरता लाना। ठीक है, कुशल प्रबंध होगा, अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होगी तो समाज के अंदर क्या होगा, स्थिरता बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और समाज को एक नई दिशा और नई गति हम प्रदान करने में सफल होंगे। तो विद्यार्थियों,
आज का ये टॉपिक कंटेंट यहाँ तक था कि प्रबंध की परिभाषा है, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमने प्रबंध की विशेषता और लक्षणों के बारे में पढ़ा है, उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है और उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और साथ ही इसका जो नोट्स है वो मैंने आपको पहले ही पीडीएफ के अंदर सेंड कर दिए हैं, तो आप उनको नोट्स का अच्छे से अध्ययन करें। और आज का एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखें कि प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। विशेषताओं की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न, प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें। और तीसरा प्रश्न आपका, प्रबंध के महत्व का वर्णन करें। ये 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे होमवर्क में आज करने हैं, जो मैंने आपके पीडीएफ, जो नोट्स की पीडीएफ है उसके अंदर आपके सेंड कर दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।